नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्या। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम अपना हरियाणा में। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश जो अब स्पोर्ट्स हब बन चुका है। सीएम मनोहर लाल का युवाओं को खेल के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने का नतीजा है कि यहां के खिलाड़ी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अपनी छाप छोड़ रहे हैं। ओलंपिक और पैरालंपिक में भी कई मेडल अपने नाम किए और देश और प्रदेश का नाम रोशन भी किया। किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में भी सरकार एक के बाद एक फैसले ले रही है। कोरोना को मात देने के लिए भी युद्ध स्तर पर तैयारियां की गई हैं। 2014 के पहले की प्रदेश की तस्वीर और अब के हरियाणा में जमीन आसमान का फर्क है। हर गांव को शहर से जोड़ने वाली सड़क हो या बच्चों को बेहतर एजुकेशन की सुविधा, अस्पतालों में इलाज की अच्छी व्यवस्था हो या फिर बेलगाम भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने को लेकर कार्रवाई, अपराधियों पर प्रशासन का डंडा भी बखूबी चल रहा है। हर परिवार की आय बढ़ाने की दिशा में भी कार्य किए जा रहे हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि मनोहर लाल सरकार आने के बाद प्रदेश में विकास की उड़ान लगातार जारी है। हरियाणा में वैक्सीनेशन को रफ्तार। माता मनसा के दर पर मनोहर लाल। स्पोर्ट्स की रेस में आगे निकला प्रदेश। कैथल को नए साल पर मिली भेंट। पानी और बिजली की बचत का सोलर प्लान। किसानों की आय दोगुनी करने का मनोहर अभियान। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला के माता मनसा देवी मंदिर में माथा टेका और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी की। इस दौरान माता मनसा देवी मंदिर में महामृत्युंजय जाप भी किया गया। वहीं सरकार के नियम 134A के तहत गरीब बच्चों को दाखिला दिलाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। माता मनसा के दरबार में सीएम ने टेका माथा। पीएम की लंबी उम्र की मांगी दुआ। गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए बनाया मनोहर प्लान। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 7 जनवरी दिन शुक्रवार को पंचकूला दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने माता मनसा देवी मंदिर में माथा टेका। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पीएम नरेंद्र मोदी की दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता समेत तमाम भाजपा नेताओं ने हवन भी किया। इस दौरान माता मनसा देवी मंदिर में महामृत्युंजय जाप भी किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस दौरान कहा, मैंने माता मनसा देवी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु की कामना की। मां मनसा देवी के मंदिर में आकर के मैंने सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लंबी आयु की कामना करता हूं कि उनके त्याग समर्पण भाव से जो इस प्रकार का जो काम चल रहा है, देश की जनता की सेवा के नाते जो लगे हैं, उनकी दीर्घायु हो। मां मृत्युंजय मंत्र के माध्यम से हवन यज्ञ करके और उनकी लंबी जीवन की कामना की है। इसी प्रकार जैसे कोविड भी तीसरी लहर उसकी जिस प्रकार से बहुत तेज गति से बढ़ रही है, निश्चित रूप से इसमें भी महामाई मां मनसा देवी का हमको आशीर्वाद मिले और ये जल्दी से बीमारी दूर हो, ऐसा मैंने कामना की। सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। निजी स्कूलों के लिए बड़ी घोषणा की। गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने की प्रतिपूर्ति राशि में प्रति विद्यार्थी 200 रुपए की वृद्धि की घोषणा सीएम मनोहर लाल के द्वारा की गई। सरकार ने नियम 134A के तहत गरीब बच्चों को दाखिला दिलाने के लिए बड़ा कदम उठाया। स्थायी हल निकालने के लिए हम कुछ योजनाएं बना रहे हैं और उसमें शिक्षा क्षेत्र, खास करके 8वीं तक की शिक्षा के जो हमारे स्कूल हैं, उनका लेवल अच्छा बने, उनके प्रति आकर्षण बढ़े। तो एक तो इसमें हम सरस्वती संस्कृति मॉडल स्कूल, इनकी योजना हमने बनाई है। 138 संस्कृति मॉडल स्कूल इस बार खुल चुके हैं। अगले साल 500 संस्कृति मॉडल स्कूल ये खुलेंगे
उसमें फीस भी होगी, उसमें अध्यापकों का कैडर भी अलग होगा, और उसमें जो विज्ञान की पढ़ाई है, मैथमेटिक्स की पढ़ाई है, इसको इंग्लिश मीडियम में कराया जाएगा, ताकि माँ बाप को, पेरेंट्स को लगे कि हाँ हमें कम्पीट करना है आगे चल करके, तो और वो सारे CBSE के साथ एफिलिएटेड होंगे। तो इस प्रकार से एक नया आयाम हम खड़ा कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि जब वो खड़े हो जाएंगे तो जो गरीब बच्चे हैं, 2 लाख रुपए से आय के कम के बच्चे हैं, और उनका टेस्ट हम कराएंगे, टेस्ट करने के बाद उनको उसमें एडमिशन देंगे, तो उनकी जो मांग है प्राइवेट स्कूलों में जाने की वो समाप्त हो जाएगी। सीएम मनोहर लाल का देश के प्रधानमंत्री की लंबी उम्र और उनकी सलामती के लिए माता के दरबार में महामृत्युंजय जाप कराना अच्छा कार्य है। वहीं गरीब बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए भी सरकार की तरफ से उठाए गए काम सराहनीय योग्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। हरियाणा अब स्पोर्ट्स हब बन गया है। पंचकुला में बैडमिंटन का टूर्नामेंट हुआ। इसमें देश के अलग अलग राज्यों से खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और अपना दमखम भी दिखाया। और इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने भी बैडमिंटन कोर्ट में हाथ आजमाया। ये रिपोर्ट देखिए। स्पोर्ट्स हब बना हरियाणा। प्रदेश में बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन। देश भर के खिलाड़ियों ने दिखाया दम। सीएम ने भी बैडमिंटन कोर्ट में आजमाए हाथ। हरियाणा एक ऐसा राज्य जिसने खेल के क्षेत्र में देश के कई राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। यहाँ के खिलाड़ी हो, कुश्ती का अखाड़ा हो या किसी खेल का मैदान, अपने प्रतिद्वंदी को धूल चटाने के लिए पूरी ताकत लगा दी जाती है। उदाहरण के तौर पर ओलंपिक, एशियन गेम्स या खेलो इंडिया में ही हरियाणा के खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन इसी का उदाहरण है। सीएम मनोहर लाल अलग अलग मंच से नशे से दूर रहने के साथ साथ अपनी ताकत को खेल के मैदान में दिखाने के लिए युवाओं को जागरूक करते नजर आते हैं। तारीख 2 जनवरी, दिन रविवार। सीएम मनोहर लाल ने पंचकूला स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आयोजित अश्विनी गुप्ता मेमोरियल ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। ये टूर्नामेंट हरियाणा बैडमिंटन एसोसिएशन की देखरेख में ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी ने आयोजित करवाया। इस टूर्नामेंट में देश के अलग अलग राज्यों के खिलाड़ी अपना दमखम दिखा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुद भी बैडमिंटन कोर्ट में अपना हाथ आजमाया। बहुत ही एक सुनहरा अवसर है ये कि जब हम पंचकुला में इस प्रकार का ये पहला आयोजन, जो राष्ट्रीय स्तर का ये बैडमिंटन टूर्नामेंट है, यूनेक्स सनराइज प्रथम अश्विनी गुप्ता मेमोरियल सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट, इसका आयोजन हम कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं आप सब लोगों को सबसे पहले नव वर्ष ईस्वी संवत 2022 की शुभकामना देता हूं कि यह वर्ष अपने सबके जीवन में उत्साह, उमंग और सफलतापूर्वक हमारे जीवन में आगे बढ़े। सीएम मनोहर लाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बैडमिंटन के लिए शारीरिक चुस्ती फुर्ती के साथ साथ एकाग्रता की भी आवश्यकता होती है। इस अवसर पर उन्होंने लोगों से अपने बच्चों को शिक्षा के अलावा खेल को अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने का भी आह्वान किया। बैडमिंटन का ये खेल भी बहुत एक शानदार खेल, इसका इतिहास 100 वर्ष पुराना खेल का इतिहास है। इसका जितनी प्रेजेंस ऑफ माइंड इस खेल में है शायद किसी और खेल में हो। तो इस खेल के माध्यम से शारीरिक बल, चुस्ती, एकाग्रता, मनोयोग, ये सब बढ़ता है। तो मैं इस खेल के खिलाड़ियों को अपनी ओर से शुभकामना देता हूं कि अच्छा प्रदर्शन करके हरियाणा की यादों को अपने अपने प्रदेश में लेकर के जाएं और अपने बच्चों को इसी प्रकार से खेलों में किस प्रकार हम आगे बढ़ाएं। बहुत एक लाभ मिलता है खेल से। खेल खेलने से न केवल जीवन में आगे बढ़ने की बात आती है, बल्कि अपने प्रदेश और देश का नाम देश और दुनिया में ऊंचा करते हैं। तो इस नाते से इस विधा को पढ़ाई के साथ साथ महत्वपूर्ण मान करके हम आगे करें। सीएम मनोहर लाल ने स्वर्गीय अश्विनी गुप्ता को याद करते हुए कहा कि वे अच्छे बैडमिंटन खिलाड़ी थे।
अश्विनी गुप्ता की स्मृति में अखिल भारतीय सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन करने के लिए पंचकूला के स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी की पहल की तारीफ की और अपने कोष से 11 लाख रुपए देने की घोषणा की। वो हमारा नौजवान साथी अश्विनी गुप्ता 2006 में जब छोड़ के गया तो मैं तो प्रत्यक्ष, क्योंकि मेरा अपना भी संबंध था उस नौजवान से, उस समय होनहार खिलाड़ी तो था ही, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर भी था। पिताजी के कामों में खूब हाथ बटाता था, लेकिन शायद प्रभु ने उनको हमारे साथ इतने ही समय रखना था। ये ठीक बात है कि उनकी स्मृति बनी रहे, तो उनके नाम से ये जो स्पोर्ट्स का कार्यक्रम शुरू किया गया, ये बहुत सराहनीय काम है। हरियाणा तेजी से स्पोर्ट्स हब के रूप में उभर रहा है। यहाँ के खिलाड़ियों ने ओलंपिक और पैरालंपिक सहित अलग अलग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में मेडल जीतकर कई बार राज्य और देश का नाम रोशन किया। प्रदेश के युवा खेल को लेकर काफी रुचि रखते हैं। प्रदेश में खेल के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का ही परिणाम है कि हरियाणा को फरवरी 2022 में खेलो इंडिया की मेजबानी करने का मौका मिला। सीएम मनोहर लाल का खिलाड़ियों को बार बार प्रोत्साहित करने का ही ये नतीजा है कि आज यहाँ के खिलाड़ी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अपना दमखम दिखा रहे हैं, कामयाबियों का आसमान छू रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। सोलर एनर्जी का उपयोग कर कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार किसानों को सोलर पंपों पर सब्सिडी दे रही है और इसी संबंध में हरियाणा सरकार ने एक अहम पहल की है जो कि प्रदेश के किसानों के लिए काफी लाभकारी साबित होगी। दरअसल राज्य सरकार किसानों को पानी और बिजली की खपत करने के लिए सोलर पंप सेट लगवाने पर 75% सब्सिडी दे रही है। ये रिपोर्ट देखिए। पानी और बिजली की बचत का मनोहर प्लान। सोलर पंप खरीदने पर मिलेगी 75% सब्सिडी। सोलर पंप से कम होगी खेती की लागत, किसानों की बढ़ेगी आमदनी। पानी और बिजली की बचत करने के लिए हरियाणा सरकार ने कमर कस ली है। इसके लिए पारंपरिक ट्यूबवेलों की जगह सोलर पंप और सिंचाई की पुराने पैटर्न की जगह माइक्रो इरिगेशन पर फोकस किया जा रहा है। राज्य सरकार ने 50,000 सोलर पंप लगाने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार तारीख 6 जनवरी को प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान के जरिए प्रदेश भर में 68 सोलर वाटर पंप का ऑनलाइन शुभारंभ किया। खेतों में सोलर पंप लगाने वाले 219 किसानों को प्रमाण पत्र भी ऑनलाइन दिए। इन पंपों पर सरकार 75% सब्सिडी दे रही है। इस मौके पर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों को भी सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने सोलर वाटर पंपिंग प्रोग्राम की पुस्तिका और किसानों के लिए उपयोगिता पुस्तिका का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 50 हॉर्स पावर से कम बिजली के ट्यूबवेल जो खेती के लिए उपयोग में लिए जा रहे हैं, उन्हें सौर ऊर्जा में बदलने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को खुली सिंचाई की बजाय सूक्ष्म सिंचाई, टपका सिंचाई या फव्वारा सिंचाई या सामुदायिक तालाबों से सिंचाई की परियोजना अपनाने के प्रति अधिक से अधिक जागरूक करें। और साथ में जो 3 लाख ट्यूबवेल जो लगाए जाते हैं डीजल पर चलने वाले, अगर उनको भी हम शिफ्ट करते हैं तो किसान का डीजल का पैसा बचेगा, उसकी जो डबल आय होनी है वो डबल आय भी उसकी होगी और उसी में उसको एक लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री की जो स्कीम है जिसका नाम पीएम कुसुम ये नाम है, कुसुम से बनता है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। तो पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत ये जो हमें टारगेट 50,000 का लिया हमने, इसको बहुत जल्दी हम पूरा करेंगे और इसमें सारा पैसा किसान को नहीं लगाना पड़ता। जैसे कुछ किसान बंधुओं ने बताया कि उनको केवल 25% पैसा खर्च करना पड़ता है, तो बहुत कम पैसे में ये सोलर ऊर्जा का उनको ये सब लाभ मिलता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आज से 7 साल पहले ना के बराबर कार्य था। केवल 492 सोलर पंप ही लगवाए गए थे। वर्तमान सरकार ने इसे गंभीरता से लिया और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का रोड मैप तैयार किया। इसके पहले चरण में 50,000 सोलर पंप सेट लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सभी सरकारी भवनों पर सौर ऊर्जा प्रणाली अनिवार्य रूप से लगाई गई है ताकि यहाँ की ऊर्जा की आवश्यकता पूरी हो सके और अतिरिक्त ऊर्जा को ग्रिड में दिया जा सके। पिछले 7 सालों में
25,897 सोलर पंप सेट लगाए गए हैं और इस साल 13,800 पंप सेट लगाने का कार्य प्रगति पर है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते कार्बन का उत्सर्जन कम से कम हो और सौर ऊर्जा ही इसके प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान सरकार की प्राथमिकता हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना है। कम से कम थर्मल का उपयोग ही वैश्विक आवश्यकता है। हरियाणा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और पन बिजली परियोजनाएं अधिक से अधिक संचालित करने की ओर बढ़ रहा है। इस एक वर्ष के अंदर 2021 में हमने 15,000 जो है पंप सेट ये लगाए हैं। और अगर मैं कुल मिलाकर आप लोगों को ये बताऊं कि अभी पिछले 7 साल में हमने 25,897 सोलर पंप लगाए हैं। आगे हमारा 13,800 सोलर पंप पर और काम चल रहा है। टारगेट हमारा 50,000 सोलर पंप का है। ये पहले चरण में 50,000 है। 50,000 पूरा होने के बाद और हम आगे बढ़ाएंगे, तो इसको बहुत तीव्र गति से हम आगे कर रहे हैं। इसका हमने कैसे उपयोग करना है, कैसे इसको सोलर पंप के लिए आगे बढ़ना है, इसकी जानकारी के लिए हमने 2 पुस्तकें, एक पुस्तक इसका विमोचन किया है, यूजर गाइड, और इसी प्रकार से हैंडबुक और उपयोगकर्ता की पुस्तिका। ये 2 पुस्तकें हिंदी अंग्रेजी में हमने जो है आज उसका भी विमोचन किया है। केंद्र सरकार ने इस साल 22,000 सोलर पंप लगाने का लक्ष्य दिया है, जिसे पूरा किया जा रहा है। उन्होंने इस अवसर पर सोलर पंप लगाने वाले किसानों से संवाद भी किया। उनसे योजना के बारे में विस्तार से जानकारी ली। बातचीत के दौरान किसानों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि उन्हें केवल 25% राशि ही खर्च करनी पड़ी है, शेष पैसा सरकार ने दिया है। इसलिए अब खेती में सिंचाई करने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना तुम्हें? कोई दिक्कत नहीं है सर, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। तो क्या बुआई करते हो खेत में? गेहूं है सर, सरसों है, थोड़ा बहुत सब्जी भी लगा लेते हैं थोड़ा बहुत। तो सिंचाई जो खुले में करते हो या जो टपका सिंचाई, फुहारा सिंचाई, कैसे है ये? खुले में सर नहीं होती हमारे, 250 रुपये वाटर लेवल है, थोड़ा पानी आता है। हाँ, तो फुहारा सेट भी है और ड्रिप भी है। ड्रिप और फुहारा सेट दोनों है? हाँ, दोनों है सर। ये भी सब्सिडी से सरकार की तरफ। हाँ, ये भी सरकार की सब्सिडी मिलती है। तो बस अब सबको बताओ कि हर एक खेत में और ऐसे फुहारा सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन और सोलर पंप सब लगवाना शुरू कर दें। 75% पैसा तो सरकार देगी, किसान को सिर्फ 25% लगाना है। और किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक स्कीम है। कोई खेत ऐसा बचेगा नहीं जिसमें और सिंचाई ना हो, इसलिए किसानों की आय से बढ़ेगी। ठीक है ना सर जी? बहुत सारे आपको देख कर है नहीं, बहुत तैयार हुए पड़े हैं सर। आगे बढ़ाओ इस स्कीम को, बहुत तैयार हैं। बढ़ाएंगे, खूब आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। अब गुजरात के बाद हरियाणा देश का दूसरा राज्य है जिसने सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया है। हरियाणा सरकार सोलर पंप खरीदने पर किसानों को 75% सब्सिडी दे रही है। सरकार की कोशिश कृषि कार्यों में ऊर्जा की जरूरतों को वैकल्पिक स्रोतों से पूरा करने की है। यही वजह है कि सोलर पंप पर सब्सिडी की राशि बढ़ा दी गई है। फसलों की सिंचाई के लिए फिलहाल किसान बिजली से चलने वाले ट्यूबवेल या डीजल पर चलने वाले पंप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सोलर पंप लगाने से जहां बिजली की बचत होगी, वहीं किसानों के भी पैसों की बचत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। कोरोना की तीसरी लहर की रोकथाम को लेकर सीएम मनोहर लाल एक्शन मोड में हैं। कोविड-19 की स्थिति को लेकर अधिकारियों के साथ लगातार वो बैठकें कर रहे हैं। 3 जनवरी से लेकर प्रदेश में 15 से 18 साल वालों को वैक्सीन लगाने की शुरुआत हो चुकी है। सीएम मनोहर लाल बार-बार लोगों से वैक्सीन लगवाने और इसी के साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील कर रहे हैं। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। तीसरी लहर की रोकथाम को लेकर मनोहर रोड मैप तैयार। फुल वैक्सीनेशन से कोरोना पर होगा वार। नई गाइडलाइंस से कोविड-19 पर लगेगी लगाम। कोरोना महामारी से जहां पूरी दुनिया परेशान है, वहीं हरियाणा में सीएम मनोहर लाल ने मोर्चाबंदी कर रखी है। इससे देश के कई राज्यों के मुकाबले प्रदेश में काफी कम केसेस सामने आ रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की रोकथाम को लेकर सीएम मुस्तैदी से कार्य कर रहे हैं। 2 जनवरी को सीएम मनोहर लाल ने कोविड-19 को लेकर सभी उपायुक्तों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वो जिले में ऑक्सीजन प्लांट, अस्पताल और आवश्यक उपकरण के साथ अन्य सुविधाओं की समीक्षा करना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को अपने जिलों की लोकल लेवल कमेटियों को भी सतर्क रखने के लिए कहा है। आंगनबाड़ी वर्कर्स और शिक्षा विभाग की भी आवश्यकता पड़ने पर उनकी सेवाएं ली जा सकती हैं। उन्होंने बस स्टैंड, लघु सचिवालय, मॉल,
जिम और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर पूरी निगरानी रखने और ऐसे स्थानों पर बिना वैक्सीन डोज लगवाए लोगों की एंट्री पर रोक लगाने के निर्देश दिए। इससे पहले कोरोना की पहली और दूसरी लहर में भी सीएम मनोहर लाल ऐसे ही एक्शन मोड में नजर आए थे। इनके लिए गए फैसलों की वजह से ही प्रदेश में कोरोना महामारी की तेज रफ्तार को लगाम लगाई गई थी। अब जब ओमिक्रॉन का खतरा हरियाणा पर मंडरा रहा है, इस परिस्थिति में सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में इसकी रोकथाम का रोड मैप तैयार कर लिया गया है। प्रदेश में बच्चों का वैक्सीनेशन 3 जनवरी से शुरू हो गया है। प्रदेश में करीब 15.40 लाख किशोरों को टीका देने का लक्ष्य रखा गया है। सीएम मनोहर लाल ने खुद ट्वीट कर प्रदेश के अभिभावकों से अनुरोध किया है कि बच्चों को जीवन रक्षक वैक्सीन जरूर लगवाएं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मैं हरियाणा के सभी अभिभावकों से विनम्र अनुरोध करता हूं कि वो अपने 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को आज से शुरू हुए बच्चों के टीकाकरण में टीके जरूर लगवाएं। कोरोना की इस महामारी में सभी का जीवन अहम है। खासतौर से देश के भविष्य को सुरक्षित रखना हम सभी का दायित्व है। धन्यवाद। प्रदेश के हर जिले के अलग अलग क्षेत्रों में जगह जगह वैक्सीनेशन कैंप लगाए गए हैं, जिसमें शुरुआती दिन में ही बढ़ चढ़कर बच्चों ने वैक्सीनेशन अभियान में हिस्सा लिया और जीवन रक्षक टीका लगवाया। जिसके बाद सीएम मनोहर लाल ने खुश होकर अभिभावकों का दिल से धन्यवाद किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि मैं उन सभी अभिभावकों का दिल से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने आज हरियाणा के विभिन्न जिलों में अपने बच्चों का कोरोना टीकाकरण करवाया है। साथ ही मैं उन सभी कोरोना योद्धाओं को बधाई देता हूं जिन्होंने कोरोना की जंग में इस महा टीकाकरण अभियान में बच्चों को भी सुरक्षित करने का दायित्व उठाया। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए नई गाइडलाइंस जारी की है और इसका कड़ाई से पालन कराने के निर्देश भी दिए हैं। हमें सब जगह सावधानी बरतने की आवश्यकता है ताकि इस कोरोना के फैलाव को हम रोक सकें और सब प्रकार की सावधानी बरतने के लिए हमने जो नई गाइडलाइंस तय की हैं उसमें बाज़ार जो हैं ऑल बाज़ार 5 बजे तक का समय को दिया, उसके बाद नहीं खोल पाएंगे और जितने ऑफिस हैं उनको 50% की हाजिरी के हिसाब से हम खोल सकते हैं। बहुत चीज़ों के ऊपर ऐसे कड़े कदम लगाए हैं। स्कूल कॉलेज को बंद किया है। इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीसीज के माध्यम से कमेटी बनाई गई है जो इसका पालन करें और सख्ती करें। जो इसका पालन नहीं करते हैं, खास करके मास्क का या बाकी जो नॉर्म्स हैं उपस्थिति के, उनका उल्लंघन करते हैं तो उनका चालान भी किया जाएगा। इंडिविजुअल का जो चालान है वो तो होगा ही होगा, संस्थाओं के भी चालान करेंगे। कोरोना की तीसरी लहर की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हरियाणा तैयार है। नीति आयोग की हेल्थ इंडेक्स में ओवरऑल प्रदर्शन में हरियाणा आगे रहा है। कोरोना काल में भी सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में स्वास्थ्य व्यवस्था काफी बेहतर रही है। कोरोना से जंग में हम सभी की भागीदारी जरूरी है, इसलिए अभिभावक अपने बच्चों को वैक्सीन जरूर लगवाएं और उनका जीवन सुरक्षित करें। वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना न भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और वहीं गुलाचविका के लोगों को शहर में लगने वाले जाम से अब मुक्ति मिल जाएगी। जी हां, कैथल पटियाला रोड पर चलने वाला यातायात व्यवस्थित करने के लिए प्रदेश सरकार ने ट्वीका में बाईपास बनाने के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। सीएम मनोहर लाल ने यह फैसला हाई पावर लैंड परचेज कमेटी की बैठक में लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। नए साल की शुरुआत के साथ कैथल को तोहफा। मुख्यमंत्री की सौगात से बदलेगी चीका की सूरत। कैथल पटियाला रोड के लिए बनेगा बाईपास। नए साल के पहले हफ्ते में सीएम मनोहर लाल ने कई बड़ी सौगातें दी हैं, जिससे कैथल का कायाकल्प हो जाएगा। 6 जनवरी को सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हाई पावर लैंड परचेज कमेटी की बैठक हुई। इस दौरान कैथल जिले में चीका सिटी से पटियाला रोड तक बाईपास निर्माण के लिए भू मालिकों की सहमति से ई भूमि पोर्टल के माध्यम से 60.66 एकड़ भूमि की खरीद को मंजूरी दी गई है, जिसकी लागत लगभग 28 करोड़ 51 लाख रुपए आएगी। बैठक में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन राज्य मंत्री अनूप धानक भी उपस्थित रहे। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं इस बैठक में क्या क्या फैसले लिए गए। विभिन्न परियोजनाओं के लिए जमीन खरीदने को मंजूरी। कैथल में चीका सिटी से पटियाला रोड तक
बाईपास निर्माण के लिए 28 करोड़ 51 लाख की लागत से 60.66 एकड़ भूमि की खरीद को मंजूरी। चीका के आसपास के गांव के समग्र विकास के साथ साथ रोजगार, व्यवसाय जैसे कई अन्य अवसरों के खुलेंगे रास्ते। टोहाना में बस स्टैंड के निर्माण के संबंध में उपायुक्त को भू मालिकों से वार्ता कर परियोजना को जल्द अंतिम रूप देने के निर्देश। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित जिला उपायुक्तों को कहा कि भू मालिकों द्वारा उनकी सहमति से दी गई भूमि खरीदने के बाद प्रस्तावित परियोजना के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाए। मुख्यमंत्री ने चीका, बदसुई, हरिगढ़, किंगान, कलार माजरा, पीड़ल, तिताना गांव के भू मालिकों से बातचीत करते हुए कहा कि उक्त बाईपास के बनने से चीका के साथ साथ आसपास के गांव को भी काफी फायदा होगा और निश्चित रूप से जिले के समग्र विकास के साथ साथ रोजगार, व्यवसाय जैसे कई अन्य अवसरों के द्वार भी खुलेंगे। कैथल पटियाला रोड पर चलने वाले यातायात को व्यवस्थित करने के लिए प्रदेश सरकार ने चीका में बाईपास बनाने के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। ये एक अच्छी पहल है। बाईपास बनने से गोहला चीका के लोगों को शहर में लगने वाले जाम से मुक्ति मिल जाएगी और ये उनके लिए होगी एक बड़ी राहत। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और इसी के साथ ही हमारे इस खास कार्यक्रम अपना हरियाणा में फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.